मैं बावर्ची खाने से काम करके निकली तो मेरे लिए खड़ा होना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मैंने बहुत मुश्किल से अपने भांजे की फरमाइश पर उसके लिए बिरयानी बनाई थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी भी पल ज़मीन पर चकरा कर गिर पड़ूंगी। 2-3 दिन से मेरा हाल ऐसा ही था। उठते बैठते चलते फिरते मुझे सारा घर घूमता हुआ दिखाई देता था। मैं बहुत ही मुश्किल से अपनी तबीयत पर काबू करके घर के काम कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा भांजा तलहा मेरी तबीयत से वजह से परेशान हो। वे पहले ही अपनी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा दुख देख बैठा था और अब मैं ही उसका वाहिद सहारा थी। मेरी शादी को 5 महीने ही हुए थे और शादी के हफ्ते बाद ही मेरे पति किसी कारोबारी सिलसिले में परदेश चले गए थे और मैं और मेरा यतीम भांजा एक साथ रहते थे। मेरी हालत दिन पर दिन गिरती जा रही थी और अब तो मुझे चक्कर होने शुरू हो गए थे। चाय की खुशबू से लेकर खाने की खुशबू तक हर चीज़ से मेरा दिल उचका हुआ रहता था। मैं बावर्ची खाने में जाती और उल्टे कदमों वापस बाहर निकल आती। मैं जैसे तैसे तलहा के लिए खाना पका रही थी, लेकिन खुद मैंने खाना तक छोड़ दिया था। तलहा मुझसे बहुत ही मोहब्बत करता था और हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। जब तक रात मुझे खुद अपने हाथ से दूध का गिलास ना पिला देता, उसे चैन ना आता था। कॉलेज से वापस आने के बाद वे सारा वक्त मेरे साथ रहता और रात सोने से पहले भी वे मेरी गोद में सर रख कर लेट जाता, मुझसे घंटों बातें करता और मेरी चूड़ियों से खेलता। अब तो मेरे लिए तलहा से बातें करना और उसका लाया हुआ दूध पीना भी मुश्किल हो चुका था, लेकिन मैं उसका दिल रखने की खातिर बड़ी मुश्किल से उसके सामने दूध का गिलास पी लिया करती थी। तलहा बहुत ही मोहब्बत से कहा करता था कि मेरे माँ बाप के चले जाने के बाद मौसी आपने मुझे बहुत ही प्यार किया है और मुझे ही सहारा दिया है। अब मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपका ख्याल रखूं। अपने 16 साल के भांजे की बेपनाह मोहब्बत देखकर मेरा दिल खुशी से झूम उठता। तलहा अक्सर मेरा हाथ पकड़कर चूमता और मुझसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखता। मेरे पति ने आज तक मेरे हुस्न के तारीफ़ें इस तरह नहीं पढ़े थे जिस तरह तलहा पढ़ता था। उसे मेरी बड़ी बड़ी आँखें और लंबे लंबे बाल बहुत ही पसंद थे और वे खुले दिल से मेरी तारीफ़ किया करता था। तलहा और मैं एक साथ बहुत ही सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से मैं कुछ दिनों से परेशान थी। मुझे डर था कि अगर मैं तलहा को इसके बारे में बताऊंगी तो वे फ़ौरन ही कॉलेज से छुट्टी कर लेगा। इसलिए मैं अब उसे बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके इम्तिहान करीब थे। मैंने बहुत ही मुश्किल से सुबह तलहा को नाश्ता बना कर दिया, लेकिन उसके जाने के बाद जैसे ही सफाई का काम शुरू किया, मुझे बहुत ही ज़ोर से चक्कर आया और मैं ज़मीन पर चकरा कर गिर पड़ी। मुझ पर नींद बेहोशी तारी हो गई थी और अब बहुत ही देर बाद मुझे जब होश आया था, मैं बहुत ही हिम्मत करके खड़ी हुई और फ्रिज में से जूस का डब्बा निकाल कर जूस पिया। तबीयत कुछ बेहतर महसूस हुई तो मुझे लगा कि मुझे अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तलहा के कॉलेज से आने में बहुत ही वक्त था। वे दोपहर को 3 बजे लौटकर घर आता था और अभी सुबह के 10 बज रहे थे, इसलिए मैंने फ़ौरन अपनी चादर पहनी और करीबी अस्पताल के लिए निकल पड़ी। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और फिर मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भेज दिया। थोड़ी ही देर बाद मेरी रिपोर्ट आ गई, जिसे दिखाने में डॉक्टर के पास ले गई। जो कुछ भी डॉक्टर ने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं तो ये सोचकर अस्पताल गई थी कि शायद मुझे कमज़ोरी हो गई है और डॉक्टर मुझे ताकत की दवाई देगी, लेकिन यहाँ आकर जो खबर मुझे सुनने को मिली थी उसने मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के मुताबिक मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट थी और इसी वजह से मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा गिरी सी रहने लगी थी, क्योंकि मेरे जिस्म में बहुत सी तब्दीलियाँ हो रही थी। डॉक्टर ने मुझे कुछ खून के टेस्ट लिख कर दिए थे और 15 दिन बाद दोबारा आने के लिए कहा। मैं गिरती पड़ती डॉक्टर के कमरे से बाहर निकली थी और अस्पताल को लॉन में ही बेंच पर बैठ गई थी। मेरे पति को परदेश गए हुए 5 महीने होने वाले थे, तो ये कैसे मुमकिन था कि मैं अपने पति की गैर मौजूदगी में 2 महीने पहले प्रेग्नेंट हो गई। मैंने कई बार अपनी रिपोर्ट खुद पढ़ी और अपना नाम चेक किया और ये रिपोर्ट मेरी ही थी, तो बदलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि मैं ही सबसे पहली मरीज़ थी। मैंने बेंच के सरने से टेक लगाया और आंखें मोड़ ली और मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा भी शख्स मौजूद नहीं था कि जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब होता। मेरे पति को गए 5 महीने हो चुके थे और इन 5 महीनों में हम एक दूसरे से फ़ोन पर ही बात किया करते थे। मेरे दामन पर ये दाग कैसे लग गया था, मैं पूरी तरह इस बात से अनजान थी।
बहुत मुश्किल से मैं अस्पताल से घर तक का सफ़र तय करके आई थी। पहले तबीयत की वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे और अब अपनी रिपोर्ट की वजह से मेरे लिए अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। डॉक्टर ने जो बात मुझे बताई थी, ये सुनकर ही मैं पागल हो गई थी। डॉक्टर ने जो बात मुझे खुशखबरी कहकर सुनाई थी, वे मेरे लिए मौत की खबर साबित हुई थी। अस्पताल से घर आने के बाद मैं अपने कमरे में बंद हो गई थी और बहुत देर तक रोती रही। मैं एक ऐसी अंधेरी जगह पर खड़ी थी जहां रोशनी की कोई किरण मौजूद नहीं थी। मैं एक ऐसे बच्चे की मां बनने वाली थी जिसके बाप का मुझे इल्म नहीं था। रोते रोते वक्त कैसे गुजरा मुझे पता ही नहीं चला, और जब सुबह मुझे होश आया तो मेरे कमरे का दरवाज़ा बुरी तरह से बज रहा था। 3 बज चुके थे और तलहा कॉलेज से घर वापस आ गया था। मैंने अपने आंसू पोंछे और अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। तलहा ने मुझे देखते ही अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, मौसी, मैं तो घबरा ही गया था कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आपने खुद को कमरे में क्यों बंद रखा है। वे मेरे सीने से लगा और बेताबी से मुझसे सवाल पूछ रहा था, लेकिन मैंने उसे अचानक खुद से दूर कर दिया। मेरी नज़र उसके चेहरे की तवाफ़ कर रही थी। न जाने क्यों आज मुझे तलहा पर प्यार नहीं आया था, बल्कि एक खौफ सा महसूस हुआ था। पहली दफ़ा मुझे एहसास हो रहा था कि मेरा भांजा जवान हो गया है। वह 16 साल का था, लेकिन कद काठ में मुझसे ज़्यादा लंबा चौड़ा था। एक वही तो था जो मेरे बहुत ही करीब था, जो मेरे साथ मेरे घर में रहता था और हर वक्त मुझे मोहब्बत का इजहार किया करता था। तलहा मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। मैं अपने ही ख्यालों में गुम उससे तक रही थी। मेरी ज़िंदगी में मेरे भांजे की सिवा और कोई ऐसा नहीं था जिसकी वजह से मुझे ये खबर सुनने को मिलती। लेकिन तलहा मेरा सगा भांजा था, मेरी बड़ी बहन का बेटा। वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता था। तलहा के 1000 सवालों के जवाब में मैंने बस इतना ही कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा दूँगी। तलहा को तसल्ली ना हुई थी, लेकिन मैं मेरे हाथों को चूमता हुआ अपने कमरे में चला गया था। आज पहली बार मुझे उसका इतना प्यार दिखाना बहुत ही बुरा लग रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने तलहा के लिए खाना लगाया और ख़ुद वापस कमरे में आकर सोने के लिए लेट गई। मैं तलहा की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। खाना खाकर तलहा मेरे ही कमरे में चला आया और मेरे साथ ही बिस्तर पर लेटकर मुझे अपने कॉलेज के किस्से सुनाने लगा। वह जितना मेरे करीब आ रहा था, मुझे इतनी ही घुटन महसूस हो रही थी। मैं आंखें बंद किए लेटी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने मुझसे बातें करना बंद नहीं किया था, बल्कि वे मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगा था। मैंने अचानक ही उसका हाथ झटक दिया और उसे कहा कि मैं थोड़ी देर सुकून से सोना चाहती हूँ। तलहा ने मेरे बदलते हुए रवैये को शदीद महसूस कर लिया था और बिना कुछ कहे कमरे से निकल कर चला गया। लेकिन मेरे अंदर एक घुटन का एहसास भर गया था। ना चाहते हुए भी मुझे इस बात पर यकीन हो गया था कि मेरी इस बर्बादी की जिम्मेदारी कोई और नहीं बल्कि तलहा ही है। लेकिन उसने मेरे साथ ये सब क्यों किया? मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं था। वे तो मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता था और मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। हर रात खुद मुझे अपने हाथों से दूध पिलाया करता था। अचानक ही मेरे दिमाग में धमाका सा हुआ। तलहा हर रात मुझे ज़बरदस्ती अपने हाथों से दूध पिलाता था। कहीं दूध में तो ऐसा कुछ नहीं था कि जिसकी वजह से उसने बेआसानी मुझे हासिल कर लिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। पिछले 1 साल से मैं तलहा को माँ की तरह संभाल रही थी, क्योंकि अचानक ही एक हादसे में मेरी बहन और उसके पति का इंतकाल हो गया था। कुदरत ने तलहा को ज़िंदगी दी थी और वह हादसे में बच गया था। मैंने उसी वक्त तलहा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी, जबकि मेरा पति तो तलहा के चचा भी थे। वह तलहा को हॉस्टल भेजना चाहते थे, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था। मेरे पति ने मुझे समझाया भी था कि तलहा अब जवान हो रहा है और एक जवान लड़के को संभालना बहुत ही मुश्किल काम है, और ऐसा ना हो कि कहीं वे किसी गलत सोबत में पड़ जाए। लेकिन मुझे यकीन था कि मेरा भांजा कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता। मेरे इसी भांजे ने मेरे ताबार की कर्चियाँ कर दी थी। रात तलहा मेरे पास दूध का गिलास लेकर आया तो मैंने दूध का गिलास लबों से लगाया, लेकिन एक घूंट भी ना पिया। वह हमेशा मेरे लिए दूध में पिस्ता बादाम का पाउडर मिलाकर लाता और उस वक्त मुझे पिस्ता और बादाम की खुशबू भी आ रही थी। इत्तेफाक से ही उस वक्त लाइट चली गई और तलहा जनरेटर चलाने के लिए कमरे से निकला तो मैंने फ़ौरन ही दूध का गिलास फेंक दिया और खाली गिलास हाथ में पकड़ा कर बैठ गई। मुझे लग रहा था कि तलहा दूध में ही मुझे कुछ मिलाकर देता है, जिसकी वजह से मुझे होश नहीं रहता और वह बेआसानी अपनी मनमानी करता है। तलहा जनरेटर चलाकर जब वापस आया तो दूध का गिलास खाली देखकर खुश हो गया और कहने लगा, आप मेरी बहुत ही अच्छी खाला है, आप अपना ख्याल रखेगी तो मैं भी खुश रहूँगा।
तला की बातें मुझे कुछ अजीब सी महसूस होने लगी, खास करके वे जिस तरह दूध पीने के लिए मुझे इसरार करता था। जब तक मैं पूरा गिलास खाली न कर देती उसे सुकून नहीं आता था। मैंने खाली गिलास तला के हाथ में पकड़ाया और खुद आंखें बंद करके लेट गई। तला तो यूँ था कि बनाकर लाया था, मेरे कदमों में बैठकर ही दूध पीने लगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अपने कमरे में क्यों नहीं गया था, लेकिन उस वक्त मेरी रूह फना हो गई जब तला दूध का गिलास ख़त्म करने के बाद मेरे ही बराबर में बिस्तर पर लेट गया। वह अपने कमरे में जाने की बजाय रात के इस पहर मेरे कमरे में क्यों मौजूद था, इस सवाल ने मुझे पूरी तरह से झिझोड़ कर रख दिया था। तला के ख्याल में मैं सो चुकी थी, लेकिन मैं आंखें बंद किए अज़ियत के समुंदर में डुबकियां लगा रही थी। माजी का एक एक पल मेरी आंखों के सामने किसी जुल्म की तरह चल रहा था। 1 साल पहले मेरी बहन और उसके पति का एक हादसे में इंतकाल हुआ था और उस वक्त तला सिर्फ 15 साल का था। मैं अपने माँ बाबा के साथ गांव में रहती थी और मेरी बहन की शादी होकर शहर आई थी। अपनी बड़ी बहन की अचानक की मौत की खबर ने मुझे तोड़ कर रख दिया था और जब हम अपनी बहन के जनाजे पर शहर आए तो मुझे एहसास हुआ कि अब मेरा भांजा तला इस दुनिया में अकेला रह गया है। माँ बाबा चाहते थे कि वे तला को साथ लेकर गांव चले जाए, लेकिन तला की पढ़ाई गांव जाकर बर्बाद हो जाती। मेरी बहन हमेशा से तला को अच्छी तालीम दिलवाना चाहती थी, इसलिए मैंने फ़ैसला किया था कि मैं तला को और उसकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दूँगी। मेरी बड़ी बहन और मेरी उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, इसलिए मैं अभी तक कमा रही थी। तला के साथ अपनी बहन के घर में रहने लगी, लेकिन कुछ ही अरसे में लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी, क्योंकि तला के चाचा अफ़ाक भी मेरे साथ रहते थे। अफ़ाक बहुत ही कम उम्र आया करते थे, कम घर पर आया करते थे और उसकी वजह से मुझे कोई मसला भी नहीं था, लेकिन लोगों ने मेरे किरदार पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी थी। जब अफ़ाक को इस बात का एहसास हुआ तो अफ़ाक ने खुद ही मुझसे शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया और वे कहने लगे कि इस तरह तला को मुस्तकबिल भी बर्बाद होने से बच जाएगा और हम दोनों भी एक साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अफ़ाक में ऐसी कोई बुराई नहीं थी कि जिसकी वजह से मैं शादी के लिए इनकार करती, और इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती थी। क्या हम दोनों की शादी के तला के मुस्तकबिल हमेशा के लिए महफूज हो जाता। मैंने और अफ़ाक ने सादगी से शादी कर ली थी और दुनिया वालों की ज़ुबान पर भी ताले लग गए थे। तला भी इस शादी पर बहुत ही खुश था। तला के बाबा और अफ़ाक मिलकर एक बड़ा कपड़े का कारोबार चलाते थे और अब सारा कारोबार अफ़ाक के हाथ में था और इसलिए इन्हें कारोबार के सिलसिले में परदेश जाना पड़ता था। अफ़ाक को गए 5 महीने हो गए थे और इन 5 महीनों में वे हर दिन फ़ोन करके मेरी और तला की खैरियत मालूम किया करते थे, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरे पति के गैर मौजूदगी में मेरा भांजा इस कदर गिरी हुई हरकत कर सकता है। तला मेरे साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था और मैं सोच रही थी कि मैं तला की जिस मोहब्बत को भांजे की मोहब्बत समझ रही हूँ वो कुछ और ही है। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था और एक साया अंदर आया था जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी। पल भर में ही मेरे होश उड़ गए थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, मेरी सांसें थम चुकी थी। तला मेरे बराबर में गहरी नींद सो रहा था और अब मुझे इस बात का यकीन हो चुका था कि कमरे में आने वाला शख्स मेरे बराबर में आकर बैठ गया था। मेरे गालों पर हाथ फेरते हुए मुझे बच्चे की मुबारकबाद दे रहा था। उसके ख्याल में मैं गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन हकीकत उसका नैन चेहरा देख रही थी। मैं तला से जान छुड़ाना चाहता था, लेकिन तुम खुद मेरे सर पर आकर मुसलसल हो गई और इसलिए मुझे तुम दोनों से जान छुड़ाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा। बहुत ही मुश्किल से मैंने अपने भाई की गाड़ी के ब्रेक फेल करके अपने भाई और भाभी को मौत के घाट उतारा था। मुझे लगा था कि मेरा भाई और भाभी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो तला हमारी ज़िंदगी में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। बजाय इसके कि अपने भांजे को अपने साथ वापस गांव लेकर जाती और मेरी ज़िंदगी को आसान करती, तुमने तो हमारे घर का बसेरा कर लिया। जायदाद को पाने के लिए मैंने अपने भाई की जान ले ली। तुमने उसका उसूल मेरे लिए मुश्किल बना दिया। अगर तला इसी तरह शहर में रहकर तालीम हासिल करता रहा तो वे दिन दूर नहीं जब वे मुझसे जायदाद में अपना हिस्सा मांगेगा। कल सुबह जब मैं घर वापस लौट कर आऊँगा और तुम्हें बताऊँगा कि मैं परदेश से लौट आया हूँ, तो तुम मुझे अपना हाला होने का बताओगी और मैं तुम्हें तुम्हारे बंधे भांजे के साथ मिलकर इस घर से निकाल दूँगा। तुम खुद भी अपने भांजे को बहुत ही मनहूस समझोगी और रोती पीटती हमेशा के लिए इस घर को दफ़ा हो जाओगी। मैं तला को भी खाली हाथ घर से बाहर निकाल दूँगा तो इसकी तालीम भी अधूरी रह जाएगी और सब उसके आगे पीछे कोई नहीं होगा, तो वे मुझसे जायदाद का हिस्सा मांगने की जुर्रत भी नहीं करेगा।
कल की सुबह तुम्हारी और तुम्हारे भांजे की रुसवाई की सुबह है, क्योंकि तुम दोनों को दुनिया के सामने इस बात को जवाब देना है कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम कैसे अपने भांजे से प्रेग्नेंट हुई हो। 5 महीने में अपने ही घर से दूर रहा हूँ। अब वह वक्त आ गया है जब मेरा घर एक दफ़ा फिर मेरा हो जाएगा और तुम दोनों यहाँ से रुसवा होकर निकल जाओगे। मेरे बालों में हाथ फेरते हुए अफ़ाक का एक ज़ोरदार कह का गूंजा था और मेरी रूह फना हो गई थी। मेरा पति जो मेरा मुहाफ़िज़ था, वो दरअसल उसने ये रिश्ता मुझे और मेरे भांजे को बर्बाद करने के लिए बनाया था। वे मेरी बहन और उसके पति का कातिल भी था, क्योंकि वे इसकी जायदाद पर कब्ज़ा करना चाहता था। लेकिन मैंने शहर में रहने का फ़ैसला करके उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया था और उसी का बदला लेने के लिए अफ़ाक ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी। तलहा तो मेरे बिस्तर पर ही गहरी नींद में सोया हुआ था। वह मासूम तो हर बात से बेखबर था और मैं उसे ही अपना मुजरिम समझ बैठी थी। मैं जान गई थी कि मेरे पेट में जो बच्चा है वह किसी और का नहीं बल्कि मेरे पति का है, जिसे वह अपने मंसूब का मकासद के लिए नाजायज़ करार देना चाहता है। अफ़ाक कुछ देर कमरे में ही रहा और उसके बाद वापस चला गया। मैं जानती थी कि अब वे सुबह लौटकर वापस आएगा और मुझे और तलहा को बदनाम करेगा। मेरी बहन और बहनोई तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं अपने भांजे को अफ़ाक जैसे दरिंदे से बचा सकती थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे आगे क्या करना है। मैंने अफ़ाक के वापस आने से पहले ही पुलिस को फ़ोन करके सारा कुछ बता दिया और जैसे ही अफ़ाक लौटकर वापस आया तो पुलिस वालों ने उसे फ़ौरन ही गिरफ़्तार कर लिया। उस पर मेरी बहन और बहनोई के कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया। अफ़ाक को यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो जाल उसने बिछाया था वह खुद ही उसमें फंस गया था। तफ्तीश का आगाज़ हुआ तो पुलिस की ज़रा सी मार पर ही अफ़ाक ने सब कुछ कबूल कर लिया और पुलिस को शहाद इकट्ठे करने में ज़रा देर नहीं लगी थी और यह हकीकत खुलकर सामने आ गई थी कि जायदाद का 60% हिस्सा मेरे बहनोई के नाम पर था, जिसे हासिल करने के लिए अफ़ाक ने इतना भयानक मंसूबा बनाया था। अगर मैं पहले ही दिन तलहा को लेकर गांव वापस लौट जाती तो अफ़ाक सच कभी ना खुलता और वे बहुत ही आसानी से अपने भाई की जायदाद को हड़प कर जाता। लेकिन तलहा को पढ़ाने की गर्द से मेरा शहर में रुकना अफ़ाक के लिए मौत का फंदा साबित हुआ। उसका मुनासबा नाकाम हो गया। अफ़ाक ने इस बात का भी तरह किया था कि उसने पिस्ते और बादाम के पाउडर में नींद की गोली मिलाई थी, क्योंकि वह जानता था कि मैं और तलहा दोनों ही दूध में वे पाउडर मिलाकर पीते हैं। अफ़ाक रोज़ाना तलहा को फ़ोन करके कहता था कि अपनी खाला को दूध पिलाओ, क्योंकि अब वे तुम्हारी माँ की जगह है और तुम्हें उसका ख्याल रखना है। तलहा अपने चाचा की बात मानकर ज़बरदस्ती मुझे दूध पिलाता और मेरे सोने के बाद खुद भी दूध पीकर सो जाता और इसी बात का फ़ायदा उठाकर अफ़ाक मेरे पास आता। मैं तलहा को अपना मुजरिम समझ बैठी थी, इसलिए मैंने हाथ जोड़कर तलहा से माफ़ी मांग ली और तलहा से वाकई ही माँ की तरह मोहब्बत करता था। उसने मुझे गले से लगाकर माफ़ कर दिया था। अफ़ाक को उम्र कैद की सज़ा हो चुकी थी। वे जायदाद जिसे पाने के लिए अफ़ाक ने कई ज़िंदगियां बर्बाद कर दी थी, उसी जायदाद ने उसने जेल की सलाखों को पीछे पहुंचा दिया था। उसके जेल जाने के बाद सारी जायदाद मेरे हवाले हो गई और तलहा पढ़ाई के साथ साथ कारोबार भी देख रहा था। कभी कभी जो दिखाई देता है वह बिल्कुल भी सच नहीं होता। बज़ाहिर मेरा भांजे मेरी इज़्ज़त का लुटेरा नज़र आ रहा था, लेकिन वही आज मेरी इज़्ज़त मुहाफ़िज़ बन चुका था। दुनियावी और दौलत की खातिर अफ़ाक ने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों की ही तबाह कर डाली थी। इंसान को चाहिए कि वह अपने पास मौजूद वसाए में ही खुश रहना सीखे, क्योंकि उसी में ही सुकून है। तो दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।